हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मजे में, लाइफ मस्त चल रही है। बोलो, समझ में आ रहा बढ़िया से? देखो बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगले पार्ट में आ गए हैं। हम लोगों ने पिछले पार्ट में जॉर्डन कर्व देखा था कि सिंपल क्लोज्ड कर्व एक जॉर्डन कर्व होता है। इस पार्ट को पढ़ने से पहले ये पिछले पार्ट को बेटा जरूर पढ़िए, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और आगे कोई भी लेक्चर पढ़ने से पहले पिछले सारे लेक्चर को पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा जो पहला लेक्चर है उस देखो इसी प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट पे जाके देखा करो, है ना। और प्लेलिस्ट में मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 11-12 का भी है, उसको भी चाहे तो पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में आ गए। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जॉर्डन कर्व को और बारीकी से समझेंगे। ठीक है, देखो जॉर्डन कर्व, देखो क्या होता है। जॉर्डन कर्व का मतलब मैंने क्या बताया था, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए इसको पढ़ने से पहले। इसमें सारे मैंने बताए हैं कि सिंपल कर्व क्या होता, क्लोज्ड कर्व क्या होता, इवन कर्व क्या होता है। ठीक है, सब मैंने बताया हुआ है। तो जॉर्डन कर्व का मतलब होता है बच्चों सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, देखो थोड़ा हम और समझे ध्यान से इसको, इसके बारे में थोड़ा हम और गहराई से थोड़ा इसको जा करके पकड़े। देखो मान लो मैंने एक जॉर्डन कर्व ले लिया, z इक्वल टू साइन टी प्लस आई कॉस टी, और t को ले लिया मैंने 0 से लेकर के 2 पाई तक। ऐसा मान लो मैंने ले लिया। देखो समझो, देखो ये जॉर्डन कर्व है क्योंकि 0 पर जो z की वैल्यू आएगी और जो 2 पाई पर आएगी वो दोनों सेम आएंगी, और इसके अलावा किसी पॉइंट पर वैल्यू सेम नहीं आएंगी। बात समझे? देखो जैसे सबसे पहले हम एक काम क्या करें, इसमें t को 0 ले लें, तो z बराबर क्या हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, कॉस 0 कितना हो गया 1, तो z बराबर क्या हो गया i का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में i का मतलब हो गया 0 प्लस आई, 0 प्लस आई या 0 प्लस आई कह सकते हैं। इसका मतलब 0,1। इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें। क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी मेरे पास कोई होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2,3, है ना। इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। इसको हम कहते हैं क्या, बोलो, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये इसका ऑर्डर्ड पेयर आ गया। देखो ऑर्डर्ड पेयर से क्या फायदा होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर शो कर सकते हैं। मान लो ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब वही आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन भी कहते हैं इसको। तो ये 0,1 आया, तो देखो 0,1 पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। मान लो मैंने t को ले लिया π/2। ऐसे एक एक पॉइंट लेंगे, सारे तो ले नहीं सकते, सारे लेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। एक एक करके थोड़ा सा डिस्टेंस पे पॉइंट को पकड़ा, π/2 के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो t को π/2 लिया, तो sin π/2 कितना हो गया 1, और cos π/2 कितना हो गया 0। तो देखो ये हो गया 1,0, है ना। इसको 3 लाइन से शो करते हैं ना, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर को 3 लाइन से शो करते हैं, ये मेथड होता है। अब 1,0, देखो 1,0 यहाँ पर आ गया, ये 1,0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। t को ले लेते हैं पाई, तो साइन पाई कितना होता 0, और कॉस पाई कितना होता -1, तो 0 माइनस आई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 -1, है ना। ये 0 आयोटा कोफिशिएंट कितना हो गया -1, ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। तो 0 -1 कहाँ होगा, 0 -1 देखो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब हम t को ले लें, बोलो 3π/2, तो 3π/2 ले लिया। देखो साइन 3π/2 क्या होगा, बोलो साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो ये वैल्यू हो गई -1, और cos 3π/2 कितना होता है, 0 होता है, ये सब आपको मालूम होगा। तो क्या हो गया, बोलो ये हो गया -1,0। तो देखो -1,0 यहाँ पर कहीं आ गया। ठीक, अच्छा फिर हम ले लें t को 2 पाई, t को 2 पाई ले लें, तो sin 2 पाई कितना हो गया 0, और cos 2 पाई कितना हो गया 1, तो आयोटा, तो हो गया 0,1। देखो 0,1 फिर से यहीं पर घूम के वापस आ गया। देखो यही पहले पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट पर वैल्यू बराबर है। तो मतलब देखो ये कर्व जो है कुछ ऐसे घूम करके, ऐसे घूम करके, ऐसे घूम करके, कुछ ऐसे करके आके इसी पे ज्वाइन हो गया। तो देखो ये क्लोज्ड डायग्राम बन गया ना, तभी इसको हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, है ना। सिंपल क्लोज्ड कर्व इसको हम कहते हैं, एक प्रकार का क्लोज्ड डायग्राम बन गया।
इसको हमने ट्रेस कर लिया। तो रफ ट्रेसिंग मतलब हम किसी भी कर्व की यहाँ पर ऐसे करके कर सकते हैं। टी को कुछ वैल्यू दे दो, टी यहाँ से यहाँ जा रहा था, हमने कुछ वैल्यू दे दी इसलिए ऐसा बन गया। अच्छा एक बात देखो और समझो, इसको जरा नोट करके लिखो जरा ध्यान से। तो मतलब क्लोज्ड कर्व का मतलब हमेशा वो कुछ इस प्रकार का ही डायग्राम बनाएंगे, कोई वो क्लोज्ड डायग्राम ही हमेशा बनाएंगे। क्लोज्ड कर्व में क्या होगा, हमेशा वो कुछ ना कुछ एक क्लोज्ड डायग्राम ही बनाएंगे, है ना। देखो कोई भी क्लोज्ड डायग्राम बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, कोई भी ऐसे आर्बिट्ररी डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई भी, लेकिन क्लोज्ड होगा, ठीक है। इसलिए ऐसा यहाँ पर देखो हो रहा है। देखो इसको जरा लिखो ध्यान से, पहले समझो। देखो क्या होता है, एक बात को जरा और ध्यान से समझा जाए। जैसे देखो हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई होता है तो उसका मॉडुलस हम निकाल लेते हैं। मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे निकालते हैं मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। मैंने बताया कॉम्प्लेक्स को और डिटेल से पढ़ना हो, आईआईटी की मेरी प्लेलिस्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा होगा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमारा पाला पढ़ना ही है बेटा। कोई भी एग्ज़ाम हम देंगे, हम कोई भी आगे नौकरी करने जाएंगे, बच्चों को पढ़ाना होगा, तो ये सब चीज़ें तो हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, मॉड z निकालोगे तो क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर टी प्लस वाई स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर टी, ये क्या हो जाएगा 1। देखो मॉड z इक्वल टू 1 आ गया। अब समझो क्या होता है, देखो कि सर्कल का इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस अल्फा बराबर r होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अल्फा क्या होता है, उसका सेंटर, अल्फा क्या होता है बोलो, उसका सेंटर, और r क्या होता है, उसका रेडियस। जैसे मान लो ये अल्फा है और ये r है, तो ये सर्कल का इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मॉड ऑफ z माइनस अल्फा बराबर r। अल्फा क्या होता है, उसका सेंटर होता है सर्कल का, r क्या होता है, उसका रेडियस होता है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा कितना हो गया 0 और r कितना हो गया 1। देखो 0 का मतलब 0 प्लस 0 आयोटा, यानी कि 0,0। ध्यान रखना अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होंगे, x वाला पार्ट और y वाला पार्ट हमेशा, और अगर कोई पार्ट मिसिंग है तो उसको 0 मान लेते हैं। जैसे खाली 0 आया तो इसका मतलब 0 प्लस 0 आयोटा। तो देखो ये जो सर्कल आया है मॉड z बराबर 1, इसका सेंटर है 0 और रेडियस कितना है 1। देखो ये वही सर्कल आ गया, सेंटर 0 और रेडियस 1। लेकिन जरा ध्यान देना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये और ये हमेशा ही सेम चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें धोखा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो z रिप्रेजेंट करे वही मॉड z रिप्रेजेंट करे, इसमें धोखा भी हो सकता है, ध्यान देना। क्योंकि z और मॉड z है ना, दोनों में फर्क आ गया। मॉड z आपने केवल उसका लेंथ ले लिया और z के पास सब कुछ है, लेंथ भी है और प्लस उसकी डायरेक्शन मतलब उसकी ट्रेसिंग भी है। जो कैसे, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं समझो। जैसे क्या होगा कि मान लो हम थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को बदलें। देखो जैसे यहाँ पर तो दोनों सेम आ गए, अच्छी बात है सेम आ गए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सेम आए, ये t पे भी डिपेंड कर जाएगा। देखो जैसे मान लो हमने t की वैल्यू 0 से 2 पाई तक ली थी तो ये डायग्राम मिल गया था, अच्छी बात है। हम एक काम करें, देखो t की वैल्यू को चेंज कर दें और -2 पाई से 2 पाई तक ले लें। अब देखो क्या होगा, समझो ध्यान से क्या होगा। देखो जरा ध्यान दो। अब जैसे 0 से लेकर 2 पाई तक तो हमने ये ग्राफ बनाया ही था, है ना। 0 से लेकर 2 पाई तक तो ग्राफ बनाया ही था हमने, है ना। 0 और पाई बाई 2 और पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, वो सारे पॉइंट्स हमने लिए थे अभी, उसी से ही ग्राफ बना है, देखा था हमने। अब कुछ पॉइंट बचे -2 पाई से 0। देखो सबसे पहले अगर हम t को -2 पाई ले लें, देखो क्या होगा, z बराबर क्या होगा,
साइन माइनस टू पाई 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस टू पाई 1 हो जाएगा। समझो, कॉस ऑफ माइनस टू पाई निकालो, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, प्लस का कॉस थीटा ही होता है ना, तो कॉस 360 हो गया, और कॉस 360 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो देखो ये हो गया 1 आयोटा, देखो ये आ गया 0,1, माइनस टू पाई पर भी देखो ये आ गया 0,1, ठीक है। तो माइनस टू पाई पर भी देखो ये 0,1 आ गया, देखो यहीं पर वापस आ गया, अच्छी बात है। अच्छा, फिर एक काम करो, t को लो -3π/2, -3π/2 लिया। अब देखो साइन ऑफ -3π/2 क्या होगा, सोचो, साइन ऑफ -3π/2 क्या होगा, बोलो। साइन ऑफ -3π/2 मतलब 270 डिग्री। सो साइन माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा होगा, बोलो। अब इसको हम लिखें साइन 180 प्लस 90, बता रहा हूं तरीका निकालने का। तो क्या हो गया, साइन 180 प्लस थीटा फिर से माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, साइन 90 तो वैल्यू 1 हो गई, तो ये वैल्यू 1 हो गई देखो। और कॉस में 3π/2 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो देखो ये आ गया 1,0, फिर से देखो यहाँ पर आ गया 1,0 पर। अब क्या करें, देखो t को -पाई ले लें, तो z की वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ -पाई हो गया 0, और कॉस ऑफ -पाई फिर से -1 हो जाएगा। तो देखो ये आ गया 0 देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, वही वैल्यू रिपीट कर रही है, मतलब यही ग्राफ 2 बार रिपीट करेगा। एक बार ये बना और एक बार देखो फिर यही ग्राफ बना, 2 बार देखो यही ग्राफ रिपीट कर जाएगा, मतलब इसमें 2 सर्कल आ रहे हैं, 2 लपेटे आ रहे हैं, सिंपल कर्व नहीं आ रहा है, उसमें एक बार वो है फिर उसको फिर से वो रिपीट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है ना, साइन और कॉस की वैल्यू आपस में रिपीट होती हैं, इसीलिए। तो दोनों में अंतर है, t को -2π से 2π लिया तो 2 सर्कल हैं एक के ऊपर एक, और 0 से 2π लिया तो अकेला ही सर्कल है। तो दोनों में अंतर है, दोनों सेम चीज नहीं है, ध्यान देना। दिखने में दोनों सेम है, लेकिन वो एक के ऊपर एक 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। लिखो जरा इसको ध्यान से, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी, मिलने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो। मान लो हमने ऐसे लिया, बात समझे। देखो क्या होगा, करते हैं। t को पहले -1 ले लो, तो z क्या हुआ बोलो, 1 और प्लस आयोटा ये भी 1, तो 1,1 हो गया। t को -1 लिया तो 1, देखो ऐसा है ना, t को 1,1 1,1 का मतलब यहां कहीं हुआ कुछ, ठीक है, समझो। t को एक काम करेंगे, -12 ले लें, तो z क्या हुआ 1/4, और ये भी आयोटा बाई 4, तो 1/4, 1/4 हुआ, ठीक है। तो 1,1 यहां पर कहीं 1/4, 1/4 का, मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है, तो ये P है और ये Q है, Q पर आ गए, बात समझे। अच्छा, t को 0 ले लिया, तो z बराबर क्या हो गया 0 + 0, तो 0 0 पर आ गए, ओरिजिन पर आ गए, देखो यहाँ आ गए ओरिजिन पर, मान लो ये पॉइंट R है, ओरिजिन पर आ गए, ठीक। t को फिर से 1/2 ले लिया, तो फिर से क्या हो गया 1/4 प्लस आयोटा इंटू 1/4, तो 1/4, 1/4 पर आ गए। फिर से देखो ये Q पर वापस आ गए, Q तो यही है ना, देखो Q पर फिर से वापस आ गए, मतलब पहले ये ग्राफ ऐसे कुछ गया,
ऐसे गया, फिर देखो ऐसे आ गया, वापस आ गया। और भी बहुत से पॉइंट्स पर ये वैल्यू रिपीट करेगा। जैसे जो वैल्यू -1/4 पर होगी वही 1/4 पर होगी, जो वैल्यू -1/8 पर होगी वही 1/8। तो मतलब ये ग्राफ तो कुछ ऐसा है ना, ये कुछ ऐसे करके टुकड़ों में जाएगा, ऐसे करके ये ऐसे ऐसे जाएगा। तो अब देखो ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, क्योंकि बहुत से पॉइंट पर एंड पॉइंट के अलावा ये बहुत से पॉइंट पर वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो ये बार बार अपनी उसी वैल्यू को पकड़ेगा, तो कई सारे पार्ट में ये ग्राफ चलेगा। तो ये जॉर्डन कर्व नहीं रहा, बहुत सारे पार्ट, क्योंकि देखो जो वैल्यू -1 पर है वही वैल्यू 1 पर भी होगी, जो -1/2 पर है वही 1/2 पर होगी, जो -1/2 पर -1/4 पर टी की वैल्यू आएगी वही वैल्यू 1/4 पर भी आएगी। तो बहुत से पॉइंट पर ये वैल्यू वापस रिपीट करेगा। तो मतलब अब ये जॉर्डन कर्व नहीं रहा, क्योंकि क्लोज्ड नहीं है ये, मतलब सॉरी क्लोज तो है, सिंपल नहीं है। सिंपल का मतलब क्या होता है कि केवल एंड, सिंपल का मतलब क्या होता है, बीच के किसी पॉइंट पर वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से पॉइंट पर देखो वैल्यू सेम हो रही, इन्हीं पर देखो वैल्यू सेम हो रही, बस समझे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कर्व को थोड़ा सा समझ सकते हैं, आखिर वो किस प्रकार का कर्व चल रहा है। देखो जैसे और लिखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई तो मिला, जहाँ जहाँ मिला वहीं तुम मिले, जहाँ तक हमारी सजा आ रही है। देखो ऐसा लिया मैंने, इसमें मैंने टी को लिया ही नहीं, इसमें मैंने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। और टी की वैल्यू दे दी मैंने 0 से लेकर के 3 तक, ऐसा लिया मैंने, बात समझे। देखो क्या होगा, हाँ देखो मान लो टी को 0 लिया, z क्या आया, देखो इसमें मैंने t लिया ही नहीं, x में ये हो गया x प्लस वही ft और gt, दो हो गए ना, ये xt हो गया और ये yt हो गया, वही जो हम लोग कल उस दिन मतलब पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। तो ये मैंने इसमें तो t लिया, इसमें मैंने t का टर्म ही नहीं लिया, ऐसा कर सकते हैं, बस समझे। तो t को 0 लिया तो z बराबर क्या हुआ 0 प्लस 4 आयोटा, तो 0,4 पॉइंट मिला। तो 0,4 पॉइंट देखो ड्रॉ करें, 0,4 पॉइंट देखो यहाँ पर कहीं आया, समझे। अच्छा आगे बढ़े, t को 1 ले, जैसे t को 1 लिया तो z क्या हुआ 1 इंटू -2, तो -2 प्लस 4 आयोटा, तो ये क्या हो गया -2,4 हो गया। तो -2,4, तो क्या मतलब हुआ देखो -2,4 यहाँ पर कहीं आए, -2,4, ये -2 और ये 4, समझे। अच्छा फिर देखो t को ले लिया जाए 2, तो t को 2 ले लिया, t को 2 ले लिया, देखो क्या हो गया 2 इंटू -1 है ना, t को 0 लिया 1 लिया 2 ले लें, हाँ तो t को 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 4 आयोटा, तो -2,4, ठीक है। अच्छा t बराबर 1 लिया, तब भी देखो ये आया 1 इंटू -2 यानी कि -2, और t को 2 लिया तब भी ये क्या आया 2 इंटू -1, हाँ तो देखो फिर ये -2,4 आ गया। तो मतलब t बराबर 1 और t बराबर 2, इसका मतलब फिर से ये कहीं और, अब देखो 1 2 के बीच में कुछ और वैल्यू लें तो और बातें समझ में आएंगी। जैसे कि मान लो 1 2 के पहले मान लो मैं t को ले लेता हूँ 3/2, अब देखो z क्या होगा 3/2 लिया तो 3/2 और 3/2 -3 प्लस 4 आयोटा, देखो ये z क्या हुआ 3/2, तो z हो गया क्या 3/2 और -6 माइनस का 3/2, समझे ना, सिंपलीफाई किया और कुछ नहीं किया, t को 3/2 लिया तो हाँ ठीक है, और प्लस 4 आयोटा, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया -9/4 प्लस 4 आयोटा, तो ये हो गया -9/4, 4, तो -9/4 जो है
वो -2 पॉइंट समथिंग हुआ जा करके, है ना, -2 पॉइंट समथिंग और कॉमा 4। यहाँ पर देखो ये पॉइंट आ गया -9/4, 4। ठीक है, अब अगर हम t को 2 लेते हैं तो फिर से देखो क्या हो रहा है, ये 2 × -1 तो -2 + 4 आया, तो क्या हुआ -2, 4। फिर देखो इसी पॉइंट पर वापस आ गए, मतलब यहां से ये कुछ ऐसे गया और जाने के बाद फिर देखो यहीं पर वापस आ गया, है ना। तो मतलब रहेगा देखो ये तो 4 है, तो रहेगा तो वो इसी लाइन पर। तो देखो इस प्रकार से। अच्छा, अब t को अगर 3 ले, फिर से t को 3 ले ले तो z बराबर क्या हो जाएगा, फिर से 0 + 4, तो 0,4 फिर से हो गया। फिर देखो इसी पॉइंट पर आ गया, तो यहां से ग्राफ चला, ऐसे गया और ऐसे जाने के बाद ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया और फिर ऐसे आ गया। तो मतलब देखो ये क्लोज्ड कर्व नहीं हुआ, है ना। वैल्यू देखो किसी बीच के पॉइंट्स पर भी देखो वैल्यू रिपीट कर गई, 0 पर और देखो 2 पर वैल्यू ये रिपीट कर गई। कहां पर, हाँ सॉरी 1 पर और 2 पर देखो वैल्यू रिपीट कर गई। देखो क्लोज्ड डायग्राम नहीं बन पाया इसीलिए। तो क्लोज्ड कर्व का मतलब एक क्लोज्ड डायग्राम बनना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। देखो इस प्रकार का क्लोज नहीं बनना चाहिए, जैसे मान लो ये है, ये क्लोज नहीं माना जाएगा। इसमें देखो दो अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू फिर सेम हो रही है। सिंपल एक लूप बनना चाहिए, है ना, तो हम कहेंगे कि वो जॉर्डन कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो खैर हम लोगों ने इस वीडियो में सिंपल क्लोज्ड कर्व को बनाना सीखा। अब देखो एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम कहते हैं जॉर्डन थ्योरम। उसको भी जरा पढ़ लेते हैं। देखो लिखो जरा, इसको फटाफट लिखो जल्दी से। हाँ, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी। देखो एक छोटी सी थ्योरम होती है, इसको हम कहते हैं जॉर्डन कर्व थ्योरम। बड़ा आसान है, मतलब कुछ है नहीं इसमें, इजी है बस, लेकिन बच्चों को ना मालूम तो लगता पता नहीं क्या है। जॉर्डन कर्व थ्योरम, जॉर्डन कर्व थ्योरम। देखो ये थ्योरम ये कहती है कि एवरी सिंपल क्लोज्ड कर्व, एवरी सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब वही जॉर्डन कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व कहें या कहते हैं जॉर्डन कर्व, ठीक है। एंड डिवाइड्स द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, इनटू टू ओपन डोमेन्स। वन इज इंटीरियर एंड अदर इज एक्सटीरियर। तो मतलब कोई भी जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है वो दो डोमेन में डिवाइड करता है पूरे प्लेन को। तो इसमें कौन सी खास बात है, आसान। अभी देखा था हम लोगों ने, मान लो सर्कल है, अभी यही सर्कल आया था अपना, तो देखो दो डोमेन हो गई, एक बाहर वाली जिसको हम क्या कहेंगे एक्सटीरियर, और एक अंदर वाली जिसको हम क्या कहेंगे इंटीरियर। बहुत आसान है भाई, होगा ऐसा। कोई भी क्लोज्ड कर्व लोगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक उसके बाहर एक अंदर, और जो कॉमन बाउंड्री होगी वो इस कर्व की होगी। भाई मान लो ये ना बन के कुछ रेक्टेंगल बन सकता है, ऐसा बन जाए मान लो, तो यहाँ भी देखो एक हो गया अंदर वाला पार्ट और एक देखो क्या हो गया बाहर वाला पार्ट, तो एक इंटीरियर हो गया एक्सटीरियर हो गया। इसी को एक नया नाम दे दिया गया जॉर्डन कर्व थ्योरम। कई लोग इसके लिए हमारा हल्ला मचाते हैं जॉर्डन कर्व थ्योरम। अरे कुछ नहीं यार, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी क्लोज कर्व बनाओगे दो रीजन बन जाएंगे, एक उसके अंदर का एक बाहर का, अंदर वाले को इंटीरियर बाहर वाले को एक्सटीरियर, और जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी कर्व की बाउंड्री होगी, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो अब देखो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है और काची-रीमैन इक्वेशन को भी समझेंगे। परेशान मत, तो ये सब पढ़ाएंगे करके, लेकिन पहले जरा बेसिक समझें तो ये दिमाग में बैठे तो ना कि आखिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है क्या भला, ठीक है, तब फिर काची-रीमैन इक्वेशन पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।